हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का मॉड्यूल नंबर 6 कवर करने वाले हैं। मॉड्यूल नंबर 6 का नाम है सिंक्रोनस मोटर एंड MG सेट। MG सेट का मतलब होता है मोटर जनरेटर सेट। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं। एंड आप जानते हैं इस चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चंस आपके CBT एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक कंप्लीट देखते हैं ना, तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे एंड इससे जो भी MCQ आपके एग्ज़ाम में आएगा वो उसका आप आंसर कर पाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, हमारी इस वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन होने वाला है कन्वर्टर का नाम क्या है। जो ये आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है ना। CBT एग्ज़ाम में अभी आपको सेम डायग्राम दे दिया जाएगा और बोलेगा कि कन्वर्टर क्या है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस में देखना है और राइट आंसर बताना है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी तरह से मैंने पिछली मॉड्यूल्स को भी कवर कर दिया है। आपके लगातार कमेंट्स आते हैं कि वीडियो कहाँ पर मिलेगी, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लेलिस्ट को आप चेक ज़रूर करिएगा, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ओके, तो इसकी बात करते हैं कि इस डायग्राम का नाम क्या होगा, कन्वर्टर का नाम क्या है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर ये क्या लगे हुए हैं, तो ये हमारे SCR होते हैं। क्या होते हैं? SCR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सिलिकॉन कंट्रोलर और रेक्टिफायर है ना, सिलिकॉन कंट्रोलर रेक्टिफायर है ना। तो इसे आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये किस तरह से बना होता है, इस तरह से ये बना रहता है ना, इस तरह से। तो ये आपका क्या होता है? SCR होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन कंट्रोलर रेक्टिफायर है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि कन्वर्टर का क्या काम होता है। कन्वर्टर और इन्वर्टर में आपको आंसर पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, क्योंकि आगे क्वेश्चंस भी आएंगे है ना। इन्वर्टर और कन्वर्टर, तो देखिए इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर क्या करता है, DC को AC में कन्वर्ट करता है। DC लेता है बैटरी से है ना, और उसे क्या करता है, AC में कन्वर्ट करके आपको देता है। ये काम होता है इन्वर्टर का। लेकिन कन्वर्टर का काम क्या होता है? कन्वर्टर का काम होता है यहाँ पर वो AC को DC में बदलता है। क्या? AC को DC में बदलता है कौन? कन्वर्टर। क्लियर है? तो ये आप याद रखेंगे है ना, ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्टर का नाम क्या है। ये आपके सामने एक कन्वर्टर का डायग्राम दे दिया है ना, और बोल रहा है कि इस कन्वर्टर का नाम क्या है। देखिए हो सकता है यहाँ पर आपको डायग्राम अच्छे से विजिबल ना हो, लेकिन आपका CBT एग्ज़ाम में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको डायग्राम दिया जाएगा है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा। तो देखिए ये आपको क्या लग रहा है, रोटर की तरह लग रहा है ना, बिल्कुल। तो रोटर की तरह लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रोटरी कन्वर्टर हो जाएगा। आप कन्वर्टर इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका AC सप्लाई है यहाँ पर है ना। 3 फेज आ रहे हैं, R, Y और B। 3 फेज यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लस और माइनस का सिंबल बना हुआ है। यानी इतना तो हमें पता लग गया कि ये AC को क्या कर रहा है भैया, DC में बदल रहा है। और AC को DC में कौन बदलता है भाई? कन्वर्टर बदलता है ना। तो कन्वर्टर हमें यहाँ से शब्द मिल गया। एंड ये हमें रोटर की तरह लग रहा है ना, रोटर की तरह लग रहा है। तो रोटर यानी रोटर कन्वर्टर लग रहा है, तो रोटरी कन्वर्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो ट्रिक होती है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप एग्जाम टाइम तक क्वेश्चन को याद रख पाएँ है ना। तो आपको ये समझ में आ गया किस तरह से इस क्वेश्चन को पहचानेंगे। AC को DC में बदल रहा था, ये काम कन्वर्टर करता है, और ये रोटर की तरह लग रहा था, तो रोटरी कन्वर्टर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन है ना। सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए DC आपूर्ति क्यों आवश्यक है। जो सिंक्रोनस मोटर होती है ना, इसे DC आपूर्ति की आवश्यकता क्यों होती है। अब देखिए सिंक्रोनस मोटर के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैंने जो थ्योरेटिकल वीडियोस बनाई हैं जिसमें आपको कंसेप्ट बताया, तो वो आप वीडियो देख लेना। लेकिन अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो अब जहाँ तक हो सके आप ट्रिक्स को ही फॉलो करें है ना। तो सिंक्रोनस मोटर के ऑपरेशन को DC आपूर्ति क्यों दी जाती है, तो याद रखेंगे मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाए रखने के लिए है ना, चलाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए शुरू में मोटर स्टार्ट करने के लिए ये ऑप्शन भी राइट हो सकता था, लेकिन निमी ने ऑप्शन नंबर डी को माना है, तो हम ऑप्शन नंबर डी ही लगाएंगे, क्योंकि जो ऑप्शन निमी ने सही माना है हमें वही लगाना होता है, तभी हमें नंबर मिलेंगे। तो मोटर को तुल्यकालिक गति से, तुल्यकालिक का मतलब क्या होता है ना, सिंक्रोनस होता है ना। तो आप याद रखेंगे मोटर को सिंक्रोनस गति से चलाने के लिए इसमें जो है DC ऑपरेशन की आपूर्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। ऐसा कौन
ऐसा कौन है जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों का काम कर देगा, है ना, ऐसा कौन है? तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंक्रोनस कन्वर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंक्रोनस कन्वर्टर कहते हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, इन्वर्टर का कार्य क्या है? इन्वर्टर का काम क्या होता है? तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया, इन्वर्टर क्या करता है? बैटरी से डीसी को लेता है और वो आपको एसी में कन्वर्ट करके देता है, यानी डीसी को एसी में बदलता है ना। तो डीसी को एसी में बदलना, ये काम होता है इन्वर्टर का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड में किया जा सकता है ना, ओवरलोड किया जा सकता है। हम कौन सी डिवाइस को ओवरलोड कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वो रोटरी कन्वर्टर लगा देते हैं, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर रेक्टिफायर यूनिट है, यानी दिष्टकारी यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। याद रखेंगे, रेक्टिफायर यूनिट, इसे हम ओवरलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक की आवश्यकता क्यों है ना। सिंक्रोनस मोटर जो आपकी होती है ना, उसे हम एक्साइट क्यों करते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर आप जानते होंगे क्या होता है, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाए रखने के लिए हम जो है इसमें एक्साइटर का इस्तेमाल करते हैं, एक्साइटेशन की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, है ना। अब देखिए, मोटर में होने वाले नुकसान या पावर फैक्टर या मोटर से अधिक भार, ये कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किस एप्लीकेशन को सिर्फ डीसी। एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पर ऐप नहीं है जो आप समझ रहे हो, एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग, है ना। आप जानते होंगे अनुप्रयोग, यानी किस अनुप्रयोग में जो है सिर्फ और सिर्फ डीसी की ही आवश्यकता होती है। तो देखिए, वोल्टेज बढ़ाना ये आपके नहीं होंगे। विद्युत लेपन, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग नाम की एक चीज़ होती है जो कि आपने 10th में भी पढ़ा होगा, है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? किसी धातु पर, है ना, कोई दूसरी धातु की परत चढ़ाना, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है ना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ डीसी का ही इस्तेमाल करते हैं, इसमें एसी की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, दिष्टकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर के रूप में क्यों काम में नहीं लिया जा सकता? अब देखिए, जो रेक्टिफायर होते हैं ना, उसमें हम डायोड इस्तेमाल में लेते हैं। रेक्टिफायर डायोड में बोल रहा है कि एलईडी, है ना, जो एलईडी होता है लाइट एमिटिंग डायोड, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होगी, लाइट एमिटिंग डायोड, है ना। तो इसको हम काम में क्यों नहीं ले सकते, है ना, इसको हम काम में क्यों नहीं ले सकते? तो एलईडी आपने देखी होगी, कुछ इस तरह से होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, है ना, और ये इस तरह से होता है। तो एलईडी का मेन काम क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड, यानी ये क्या करता है? प्रकाश को उत्सर्जित करने का काम करता है ना, प्रकाश को उत्सर्जित करने का काम करता है, यानी इससे प्रकाश निकलता है ना। तो इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये जो है बहुत कम वोल्टेज लेता है ना, बहुत कम पावर पे ये चलता है, इस पर ज़्यादा लोड हम नहीं दे सकते, है ना। अब देखिए, एलईडी और एलसीडी दो चीज़ें होती हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। एलईडी और फोटो डायोड, है ना। देखिए, एलईडी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, लाइट एमिटिंग डायोड, और इसका डायग्राम कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका डायोड होता है ना, दो डायोड होते हैं, एक फोटो डायोड और एक आपका होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड का कुछ इस तरह से डायग्राम बनता है, और फोटो डायोड का कुछ इस तरह से डायग्राम बनता है। इसमें एरो अंदर की ओर होते हैं, इसमें एरो बाहर की ओर होते हैं। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कवर कर दिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, जो एलईडी होता है ना, एलईडी का दो बातें आप याद रखेंगे। एलईडी जो है प्रकाश उत्सर्जन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इस पर जो है ज़्यादा वोल्टेज हम नहीं डाल सकते, ये बहुत कम वोल्टेज पर काम करती है, बहुत कम पावर पर काम करती है। अब दिक्कत वाली बात यहाँ पर है कि इस क्वेश्चन में जो आप ऑप्शन देखेंगे ना, तो दोनों ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ये वाला भी दे रखा है और ये वाला भी दे रखा है। तो बात यहाँ पर आती है कि किसको हमें लगा करके आना है ना, क्योंकि यहाँ पर निमी ने जो माना है हमें वही लगा करके आना है। हालांकि ये ऑप्शन भी राइट हो सकता है, प्रकाश उत्सर्जन के लिए ये बनाई जाती है ना एलईडी, ये भी राइट आंसर है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें, इसका राइट आंसर बहुत कम शक्ति, है ना, ये भी मैंने आपको बताया कि ये जो बहुत कम पावर पर काम करती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट होगा, और हमें बी को ही लगाना है क्योंकि निमी ने ऑप्शन नंबर बी को ही प्रेफर किया है, और तभी हमें नंबर मिलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, सिंक्रोनस मोटर को मुख्य अनुप्रयोग बताइए क्या है ना। सिंक्रोनस मोटर का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो ये आपको बताना है।
तो देखिए पावर फैक्टर के करेक्शन में हम जो है सिंक्रोनस मोटर का यूज़ करते हैं पावर फैक्टर के सुधार करने में, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है। जो MG सेट है ना, इसका क्या फ़ायदा है ना। तो इसका फ़ायदा क्या है भाई, DC आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए हमें MG सेट का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि कह रहा है कि रोटरी कन्वर्टर में X से चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये X है और ये वाले भाग का हमें नाम बताना है, इस वाले भाग का नाम क्या है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो AC को DC में परिवर्तित कर रहा है ना। AC को DC में परिवर्तित कर रहा है, वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है। यहाँ तो ये ऑप्शन होगा नहीं। बिना शोर के आउटपुट, ये भी नहीं होगा। विपरीत प्रत्यक्ष धारा यानी जो डिलीवर हो रहा है डायरेक्ट करंट, उसे क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, और यही हमारा राइट आंसर है। लेकिन अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है कि हम यहाँ पर AC को DC में परिवर्तित कर रहा है, ये भी हमारा राइट आंसर हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन निमी ने हमारा ऑप्शन नंबर डी माना है, तो हम ऑप्शन नंबर डी को ही लगाएंगे। कलेक्ट कर रहा है ना, डायरेक्ट करंट को क्या करता है, एकत्रित करता है, कलेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस को निमी ने गलत मान रखा है, लेकिन हमें वही लगा करके आना है एग्ज़ाम में, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, शुरू में एक तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग क्यों की जाती है ना। जो डैम्पर वाइंडिंग क्यों की, जो सिंक्रोनस मोटर होती है, इसमें हम डैम्पर वाइंडिंग क्यों करते हैं, तो मैंने आपको बताया था ये एक नियत गति बनाए रखने के लिए है ना, और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर भी आप ध्यान से देखेंगे ना, तो हम जो डैम्पर वाइंडिंग है उसका उपयोग क्यों करते हैं। सबसे पहली बात, टॉर्क उत्पन्न करने के लिए, है ना, टॉर्क उत्पन्न करने के लिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो है सिंक्रोनस स्पीड से चलाने के लिए, है ना। और तीसरी बात, हंटिंग को कम करने के लिए। हंटिंग का जो प्रभाव होता है ना, सॉरी यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हंटिंग का जो प्रभाव होता है, हंटिंग प्रभाव को कम करने के लिए, है ना। तो ये तीन चीज़ें आप याद रखेंगे, सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड है। टॉर्क उत्पन्न करने के लिए, सिंक्रोनस स्पीड से चलाने के लिए, हंटिंग के प्रभाव को कम करने के लिए। यहाँ पर भी आप देखेंगे ना, तो दोनों ऑप्शन हमें दे रखे हैं। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन सही होती है ना। अब यहाँ पर देखेंगे टॉर्क पैदा करता है और तुल्यकालिक गति से चलाता है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि जो डैम्पर वाइंडिंग हम करते हैं वो टॉर्क पैदा करने के लिए करते हैं, और सिंक्रोनस स्पीड से चलाने के लिए मोटर को, है ना, सिंक्रोनस स्पीड से चलाने के लिए हम ये करते हैं डैम्पर वाइंडिंग। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करें, ये भी राइट आंसर होगा, है ना। तो अब बात करें इसमें कौन सा आपको लगाना है, ऑप्शन डी लगा करके आना है ना, जो कि यहाँ पर निमी ने मान रखा है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती है ना। सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चल रही है, तो भाई जाहिर सी बात है, उसमें क्या है, इनसफिशिएंट एक्साइटेशन है, यानी अपर्याप्त उत्तेजना है ना। जो एक्साइटेशन है वो उसे कम मिल पा रहा है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से वो क्या है, मोटर सिंक्रोनस गति से नहीं चल पा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि कह रहा है सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, रोटरी उत्तेजना में बदलाव, है ना। रोटरी उत्तेजना में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 16 नंबर, तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या कार्य है। डैम्पर वाइंडिंग का क्या काम होता है, तो सिंक्रोनस मोटर को शुरू करने के लिए, है ना, सिंक्रोनस मोटर को शुरू करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन से कन्वर्टर उच्च दक्षता वाले होते हैं, है ना। हाई एफिशिएंसी किस वाले कन्वर्टर की होती है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, SCR कन्वर्टर, है ना। इसमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में काम करता है। तो फील्ड उत्तेजना में बदलाव के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
तो इस तरह से आपने देखा आज की इस वीडियो में हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस 18 क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं, क्योंकि इससे चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सीबीटी एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। अगर आएंगे भी ना तो इन 18 क्वेश्चंस में से ही आएंगे। अगर आपने इन 18 क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर करें। एंड प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैंने कंप्लीट वीडियोस को अपडेट कर दिया है, तो वहाँ से जाकर आप पढ़ाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।